हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 7 के लिए अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना व छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं? तो चलिए बताते हैं। तो देखो, इस तरह का बना हुआ था शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, जिसे सारनाथ स्तूप भी कहते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इन नगरों को मानचित्र में काले बिंदुओं से दर्शाया गया है। तो देखो, ये मानचित्र है। यहाँ पर कौन कौन से नगर थे? तक्षशिला पाटलिपुत्र में था, इधर उज्जैन में था। तो ये 3 नगर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर ही थे। तो देखो, पाकिस्तान में भी मिले हैं, इधर अफगानिस्तान में भी मिले हैं, भारत में मिले हैं और यहाँ पर ये नेपाल में भी मिले हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे तथा वे भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्मों के वस्त्र भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था।
और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे। नजराना, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना एक तरह का गिफ्ट होता है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखा था? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर मतलब दीवार से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 दीवारें हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। काठ लकड़ी को कहते हैं। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? खास नौकर इसलिए चखते थे, हो सकता है किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया हो, तो उस जहर का असर उस नौकर के ऊपर पहले होगा, राजा उससे बच जाएगा। इसी वजह से खास नौकर उस खाने को चखते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बन गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और शर्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म मतलब धर्म करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ धर्म या धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीत ले जाना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? क्योंकि कलिंग की लड़ाई में उसने देखा कि इतने सारे लोग मारे गए और इतने सारे लोग बंदी हो गए, और जितने लोग बचे उनके कोई ना कोई रिश्तेदारों की मृत्यु या फिर उनके सगे संबंधियों की मृत्यु होगी। इसलिए इतने लोगों को दुखी करके वो सुखी न रह सका। इसीलिए उसको पश्चाताप हुआ और उस पश्चाताप के कारण ही उसके विचारों में परिवर्तन आ गया। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा
लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा मतलब कि वितृष्णा होती है कि अनिच्छा होना। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही वह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में एवं पड़ोसियों में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर गुदवाए हैं। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हो। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों की माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? चलो देखो। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा शमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हम में से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए बातों को बताया। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है, मतलब जो आज भी वैलिड है। एक तो अपने नौकरों व दासों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। ये सारे के सारे आज भी प्रासंगिक है। दूसरा, अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे की निंदा, ये सारे भी गलत है, तो ये भी आज के जमाने में भी प्रासंगिक है। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखो, आरंभिक ब्राह्मी ऐसे थी, उसके अंदर ए इस तरह से लिखा जाता था। देवनागरी हिंदी है जो इसमें ऐसे, बांग्ला में ए ऐसे बनता है, मलयालम में इस तरह से बनता है, तमिल में ऐसे बनता है। देखो कैसे अलग अलग अक्षर है एक ही। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। देखो यहाँ पर ये एक बुर्ज हो गया, ये दूसरा बुर्ज हो गया। उपयोगी शब्द। साम्राज्य। साम्राज्य एक राज्य का बहुत बड़ा रूप होता है जिसमें एक विशाल भूभाग पर राज्य फैला रहता है। राजधानी वो स्थान होता है जहाँ पर राजा रहता है तथा वहाँ से वो पूरे
साम्राज्य का नियंत्रण करता है। अधिकारी अधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें राज्य में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। संदेशवाहक संदेशवाहक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक व्यक्ति के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है, जैसे कि राजा के संदेश को जनों तक पहुंचाना धर्म को कहते हैं। आओ याद करें। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। तो कौन कौन से शिल्पकार हो सकते हैं, वहाँ पर पशुपालक, कृषक, सुनार, लोहार, इस तरह के अनेक व्यक्ति हैं। रिक्त स्थानों को भरो। जहाँ पर सम्राट का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना देते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अब सही गलत बताने हैं। उज्जैन उत्तर पश्चिम की ओर आवागमन का मार्ग था? नहीं था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे? हाँ, बिल्कुल आते थे। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं? नहीं, अर्थशास्त्र में चाणक्य के विचार लिखे गए हैं, तो ये गलत है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। हाँ, ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में है। आओ चर्चा करें। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता था। तो वे कौन कौन सी समस्या थी? एक तो जो पारिवारिक झगड़े थे, अड़ोस पड़ोस के झगड़े, धर्म को लेकर झगड़े, या फिर जो दास और नौकरों के प्रति जो हिंसक व्यवहार था मालिकों का, उसको समस्या को निपटान करना। जो व्यक्तियों की सामान्य झगड़ों से संबंधित या नॉर्मली जीवन से संबंधित समस्याएं थे उनको वो धर्म के द्वारा समाधान करना चाहता था। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? शिलालेखों पर अपने संदेश लिखवाए, तथा जो लोग उन संदेश को नहीं पढ़ सकते थे, अनपढ़ लोग थे, उनसे अधिकारी उनको इन संदेश पढ़कर सुनाते थे। साथ में उसने अपने अनेक संदेशवाहक को राज्य में वे दूर सुदूर प्रांतों में तथा अलग अलग देशों में भी भेजा था। तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से इसकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब का कारण बताओ। दासों व नौकरों के साथ बुरा व्यवहार इसलिए किया जाता था क्योंकि उनको नीच समझा जाता था। वे उनके जो कार्य उनको कहा जाता था उनका वो धर्म होता था कि उस कार्य को वो किसी भी तरीके से संपन्न करे। सम्राट के आदेश से इनकी स्थिति में अवश्य ही सुधार हुआ होगा, क्योंकि सम्राट किसी भी राज्य का स्वामी होता है और जैसा वो आदेश देता है उसको सभी जनता का पालन करना पड़ता है। इसी वजह से उनकी स्थिति में अवश्य ही सुधार हुआ होगा। तो अध्याय नंबर 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का समाप्त किया, हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।